हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सत्येंद्र और आप सभी का स्वागत करता हूं सत्येंद्र सर मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और आज की क्लास शुरू करते हैं उसी मोटिवेशन के साथ। थोड़ा सा स्पेशल है आज की मोटिवेशन, क्योंकि आज की मोटिवेशन को विंस्टन चर्चिल ने कहा था, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूके के प्राइम मिनिस्टर थे। आप सभी को पता है, द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था उस समय यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल। उन्होंने कहा था, You will never reach your destination if you stop and throw stones at every dog that barks। अगर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो आपको रुकना नहीं है। पीछे कौन क्या कह रहा है ये आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है बच्चों, तो आइए इसी मोटिवेशन के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, और बार बार ऐसे उदाहरण आपकी बड़ी बड़ी परीक्षाओं में आते हैं, तो बड़े एग्जाम्स के लिए भी ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज गर्मी बहुत तेज है दोस्तों, बहुत भयंकर पसीना हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट करिएगा। अपवर्तन के कुछ उदाहरण यानी सम एग्जांपल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है, स्विमिंग पूल का तल कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो बच्चों, जब भी आप स्विमिंग पूल को देखेंगे तो जो उसका नीचे का बॉटम है वह थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है जब भी आप साइड से देखेंगे। किस कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्योंकि जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वह अपने पाथ से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, डिविएट हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो क्या कह रहा है, द बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल अपीयर्स हाइयर। हाइयर मतलब ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, आगे है, पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल पानी और वायु के पृष्ठ पर मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ए पेंसिल पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर अपीयर्स टू बी बेंट एट द सरफेस ऑफ वाटर एंड एयर। ठीक है बच्चों, एक यहाँ पे मैंने चित्र बनाया है, ये एयर है और ये क्या है, वाटर। दो मीडियम हो गए। तो जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करती है, इंटर करती है, तो वह अपने मार्ग से डेविएट हो जाती है, विचलित हो जाती है। ठीक है, डायरेक्शन उसकी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने एक पेंसिल डाल दिया है, आप इसका एक्सपेरिमेंट घर पर भी करके देखिएगा जरूर। जब भी आप पानी के अंदर पेंसिल डालेंगे तो क्या होगा, वह मुड़ी हुई प्रतीत होती है, बेंट हुई प्रतीत होती है। और कहाँ पे, सरफेस ऑफ वाटर एंड एयर, जहां पे वाटर और एयर का सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है, ये वाला एरिया, यहाँ पे बेंट हुई प्रतीत होती है, मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ठीक है बच्चों, इसका दूसरा उदाहरण यह है कि अगर किसी पानी के अंदर कोई कॉइन डाल दे, कोई सिक्का डाल दे, तब भी आप साइड से देखेंगे तो वह एकदम बॉटम से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, यानी तली से थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। किस कारण? तो रिफ्रैक्शन के कारण। ठीक है, जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करेगी तो क्या होगी, मुड़ जाएगी। इसी कारण वह ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। आइए इसके एग्जाम्पल नंबर 2 यानी उदाहरण 2 को देखते हैं। उदाहरण 2 हो गया है, 3 को देखते हैं। पानी से भरे गिलास में यदि नींबू रख दें तो वह बड़ा प्रतीत होता है। ठीक है बच्चों, जैसे मान लीजिए ये आपका पानी है, इसके अंदर कोई नींबू डाल दीजिए, कोई लेमन डाल दीजिए, तो आप साइड से जब देखेंगे तो यह इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा हुआ प्रतीत होता है या बड़ा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, तो क्या लिखा है, लेमन प्लेस्ड इन ग्लास टम्बलर अपीयर्स बिगर। अपीयर्स बिगर मतलब बड़ा प्रतीत होता है। ठीक है, आगे उदाहरण में है, किताब के अक्षर को जब कांच की स्लैब से देखा जाता है तो ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। जब भी हम किसी लेटर्स को देखते हैं, बुक के लेटर को देखेंगे, किससे, स्लैब के थ्रू। और किसका स्लैब, ग्लास के स्लैब के थ्रू जब भी हम उसको देखते हैं तो वह ऊपर उभरा हुआ प्रतीत होता है। जैसे मान लीजिए ये अक्षर लिखा है, अगर हम इसको कांच की स्लैब से देखें यानी ग्लास स्लैब से देखें इस तरीके से लगा के, तो यह इसके अक्षर ऊपर उभरे हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके के उदाहरण हैं जो रिफ्रैक्शन के लिए जरूरी है और आपके एग्जाम में भी बार बार ऐसे उदाहरण आते हैं। एग्जाम में ही नहीं बल्कि आगे की बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी ऐसे उदाहरण देके आपसे पूछता है कि यह किस पर आधारित है, तो आपको बताना है कि प्रकाश के अपवर्तन पर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक क्या होता है। तो बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक क्या होता है, अब इसको पढ़ते हैं। अपवर्तनांक यह बताता है कि प्रकाश की गति किस माध्यम में अन्य माध्यम की अपेक्षा तीव्र है या धीरे है। ठीक है, तो आपको पता है अपवर्तनांक के लिए दो माध्यम होना जरूरी है। तो दोनों माध्यमों में जो स्पीड ऑफ लाइट है
उसके अनुपात को ही अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, जो स्नेल का नियम है, जो अपवर्तन का दूसरा नियम है, उसी को अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, समझ गए। तो क्या कह रहा है, यदि अपवर्तन के दौरान आपतन कोण आई व अपवर्तन कोण आर हो तो साइन आई बटे साइन आर बराबर अपवर्तनांक। ठीक है, इसी को स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, इंग्लिश में क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन पेयर ऑफ मीडियम, मतलब n इज इक्वल टू, n से प्रदर्शित करते हैं, n से दिखाते हैं अपवर्तनांक को, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे शो करते हैं, n से उसको डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम, पेयर ऑफ मीडियम का मतलब मीडियम का युग्म, या कहें कि दो मीडियम। ठीक है, एक मीडियम ये और एक मीडियम ये। ठीक है बच्चों, तो उसी में दोनों मीडियम में जो लाइट की स्पीड है उसी के अनुपात को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसको n से दिखाते हैं। तो n इज इक्वल टू क्या लिखा है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस चित्र में ये वाला एयर है और ये वाला वाटर है। ठीक है बच्चों, ये वाला वाटर है, दोनों अलग अलग माध्यम हो गए ना, एक वायु है और एक पानी है। तो वायु से क्या आ रही है, लाइट रे आ रही है और पानी में प्रवेश कर रही है। ठीक है, तो बेंट होगी ना, तो वही कह रहा है कि n इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश की गति, यहाँ पे स्पीड भी लिख सकते हो आप, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बटे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 बराबर v1 बटे v2। मतलब जो स्पीड, प्रकाश की जो स्पीड मीडियम 1 में है और जो मीडियम 2 में है, दोनों के अनुपात को ही क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। तो n/1, ठीक है, इसको इस तरीके से लिखते हैं n/1, इसका मतलब है कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष। लिखेंगे कैसे, लिखेंगे कि पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है बच्चों, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, उसको बोलते हैं n/1। और वो कितना होता है, पहले माध्यम में जो स्पीड ऑफ लाइट है और जो दूसरे माध्यम में स्पीड ऑफ लाइट है, दोनों का अनुपात या रेशियो। ठीक है, अगर मैं इसको लिखूंगा n/2, तो इसको क्या बोलेंगे, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो यहाँ पे हो जाएगा v2/v1। ठीक है, ये ऊपर हो जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा। इसको बोलेंगे दूसरे माध्यम के सापेक्ष, माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है बच्चों, पहले माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, तो लाइट रे जिस माध्यम में प्रवेश करती है, जिस माध्यम में इंटर करती है, उसका अपवर्तनांक होता है, और जिससे इंटर करती है। तो देख रहे हो, एक मीडियम 1 ये है ना, एयर वाला मीडियम 1 है और पानी वाला मीडियम 2 है, तो 1 से 2 में जा रही है, तो 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष। अगर 2 से 1 में जाएगी तो 1 का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष। ठीक है, ये बात एकदम क्लियर हो गई होंगी, स्पष्ट हो गई होंगी। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ लिया करिए। ठीक है, कोई भी संदेह है अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से मैं बताने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है बच्चों, और किसी का कमेंट आया था कि पॉलिटेक्निक का टॉपिक बताइए, तो पॉलिटेक्निक तो बहुत बड़ा है उसका टॉपिक। टॉपिक का मतलब यह है कि आपको उसमें फिजिक्स पढ़नी है, आपको उसमें केमिस्ट्री पढ़नी है, आपको उसमें मैथ पढ़नी है, और वो 10th तक लेवल का है। ठीक है, 10 का नहीं आएगा, 10 का नहीं आएगा, 10 से मतलब नहीं है, 10 तक आएगा, वो 9 का भी आएगा, 8 का भी आएगा। ठीक है, पीछे वाले कक्षाओं को लेते हुए सब कुछ आएगा, और काफी बड़ा इसका ब्रॉड सिलेबस है। इस वीडियो में नहीं, किसी वीडियो में मैं उसके पूरे सिलेबस को डिस्कस करूंगा। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में अपने व्यस्त रहिए। कल फिर मिलते हैं, कुछ नया सीखते हैं, और उसी मैसेज के साथ अपने आस पड़ोस में साफ सफाई रखें, बच्चों का, महिलाओं का सम्मान करें, बुजुर्गों का सम्मान करें, और बच्चों को प्यार दें। फिर मिलते हैं कल नई वीडियो में। चलते हैं, जय हिंद बच्चों।